कोट काले हैं, कमान काला मत रखना, जूते काले हैं, जवान काला मत रखना। सुना हूं कोर्ट जाते हो बड़ी उम्मीद से, पर धंधा काला है, ईमान काला मत रखना। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ बेगूसराय के जाने माने वकील ऋषिकेश पाठक जी मौजूद हैं। आज बताएंगे कि कोर्ट कितना कठिन है जाना और बताएंगे कि कितना आसान है लोगों की वकालत करना। जानते हैं ऋषिकेश पाठक जी से उनकी जिंदगी की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि आप वर्तमान समय में एक वकील हैं, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा RKC हाई स्कूल बरौनी से हुई। तत्पश्चात मैं GD कॉलेज बेगूसराय से स्नातक के बाद विधि की पढ़ाई के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना नामांकन लिया। वहीं से विधि स्नातक बनकर 96 से मैं इस पेशे में हूँ लगातार। सर, लोग कहते हैं कि वकालत का पेशा बहुत कठिन है, तो आपको कितना कठिन लगता है? मैं समझता हूँ कि विधि स्नातक से वकील बनने की जो प्रक्रिया है जी। थोड़ा दुरूह है, लेकिन अगर आप ज्ञान को और किताबों को और एक अच्छे गुरु को अपना साथी बनाते हैं तो ये रास्ता बिल्कुल आसान हो जाता है। और मैंने कुछ ऐसा ही किया। जब मैं बेगूसराय आया तो फौजदारी मामले के सबसे दिग्गज अधिवक्ता स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद के साथ मैंने अपना प्रशिक्षण प्रारंभ किया। और उसके बाद मैं जो प्रैक्टिस पेशा की बारीकी है उसको मैंने वहाँ से सीखा, और जो लॉ है उसको मैंने वहाँ BHU से सीखा। दोनों का समन्वय मेरी रास्ते को आसान बना दिया, और किसी भी विधि स्नातक को ये रास्ता आसान बना सकता है अगर किताब और गुरु दोनों सही मिल जाए तो। सर, कहते हैं कि वकालत में छोटी छोटी बारीकियों को बहुत ध्यान से देखना होता है, तो एक वकील बनने के लिए किन किन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है? देखिए, अगर आप फौजदारी के मामलों को देखते हैं तो जो भी प्राथमिकी आता है, जो किसी केस का बेस होता है, जहाँ से केस स्टार्ट होता है, तो वो तो पुलिस के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है। और वहीं पे एक जो 154 धारा है CRPC की, उसमें दिया हुआ है कि एक कॉपी जो सूचना देने वाले हैं उनको मुफ्त में दी जाती है। इसका पालन नहीं होता है। इस पे जो परिवादी हैं, जो सूचक हैं, सूचिका हैं, उनको अपने अधिकार के लिए वहाँ थाने में या जहाँ रजिस्टर्ड होता है वहाँ उनको हक की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और हमारा आपका भी दायित्व है कि इसको न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, स्टूडियो के माध्यम से इसका प्रचार करें कि ये उनको मुफ्त में सरकार के द्वारा मुहैया कराना है। एक प्राथमिकी 6 कॉपी में तैयार होती है एक ही प्रक्रिया से, एक कॉपी उनको मिलना है। जो मिलता नहीं है उसी FIR में सारा डिफेंस और प्रोसिक्यूशन, बचाव का भी रास्ता रहता है और जो अभियोजित करने का रास्ता है वो दोनों उसी कागज़ में दिया हुआ रहता है, और वहीं से रास्ता प्रारंभ होता है। मैं समझता हूँ कि वकील को एक FIR को कम से कम 3-4 बार पढ़ना चाहिए। सर, वकील में अभी भी बिहार के बच्चे बहुत कम रुचि लेते हैं, तो ऐसा क्यों है? मैं इसमें जब से मैं हूँ पिछले 23 वर्षों से, तो मैं देख रहा हूँ कि अब युवा इधर आकर्षित हो रहे हैं। अच्छे खासे युवा भी आ रहे हैं, और आप एनालाइज करेंगे तो कचहरी या कोर्ट परिसर में सब जगह बिहार के युवा अधिवक्ताओं ने इधर ध्यान किया। पहले हमारे बिहार में इस तरह का विधि का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। एक आपका वो बेंगलोर में था जिसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था, नहीं तो जो 9 विश्वविद्यालय थे उसमें हमारा BHU, AMU और तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल था। पटना, भागलपुर के अलावा कहीं अच्छा संस्थान नहीं था जहाँ पे लोग उसमें नामांकन ले सकते थे। पुराने संस्थानों में यही पटना और भागलपुर था, बाद में दरभंगा, और उसके बाद तो कई एक बार काउंसिल ने थोड़ा सा अपना नियम ढीला किया और कई जगह विधि की पढ़ाई होने लगी। इसका भी अभाव था। पटना में बहुत सीमित संख्या थी, 160 का एक सेशन होता था, तो बच्चों की रुचि कम होती थी। अब चाणक्य आने से और उसको क्लैट से कवर करने से अब लोगों की रुचि बढ़ गई है। कई तरह के रोजगार भी निकल रहे हैं इससे। सर, जो नए वकील बनते हैं उनको कितना दिक्कत होता है शुरुआत में वकालत करने में? मैं समझता हूँ कि नए जो हमारे साथी आते हैं उनको
शुरू का 1 साल अगर वो अपने डिवोशन के साथ प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, अगर उन्होंने टाइम पास के लिए आया हुआ कोई और तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वो समस्या लगभग 2, 4, 5 साल रहेगी, जब तक कि उनका वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। अगर वो वकील बनने आए हैं तो उनको 1 साल की साधना के बाद मैं समझता हूँ कि कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, आप अभी वर्तमान समय में कोर्ट में हैं और कोरोना काल को भी बहुत करीब से देखा है, तो कितना कठिन हुआ एक वकील के लिए इस कोरोना काल में? एक बहुत ही, जब पूरे वैश्विक स्तर पर ये महामारी फैली तो हम लोगों ने आकलन किया था कि ये 10-15 दिनों का एक फेज होगा, लेकिन जब ये 3-4 महीनों का हो गया तो अधिवक्ताओं में अपने पेशा के प्रति चिंता हुई, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लोगों ने पत्राचार किया। उसके बाद उन वकीलों का दबाव काम आया, जो नए लड़के थे, जो प्रशिक्षु अधिवक्ता थे, जिनके पास आय का कोई ज्ञात साधन नहीं था, उनको परेशानी हुई। तो बार काउंसिल ने थोड़ा सा विलम्ब से ही सही, लेकिन इस बात को नोटिस लिया और बार काउंसिल बिहार के माध्यम से प्रत्येक संघ को जैसा आवेदन था उसके अनुपात में एक सम्मानजनक राशि अधिवक्ताओं के बीच वितरित करने के लिए भेजा, और उसके बाद कुछ हद तक इस पे काबू पाया जा सका। सर, इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ी घटना हुई, हमारे बिहार का एक लाल सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहा, और बहुत बड़ा मामला उभर कर आया कि ये बिहार में एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसको 0 एफआईआर करार देना चाहिए था, लेकिन 0 एफआईआर करार नहीं दिया गया और इस पर भी बहुत सारे घमासान हुए। तो यहाँ कहाँ तक ये जायज़ था एक वकील की नज़र में? 0 एफआईआर करार देने की जो बात है, जहाँ पे घटनास्थल अनसर्टेन है, हम 0 एफआईआर उसको बोलते हैं कि किस घटनास्थल पे वो कांड हुआ और कहाँ ये केस दर्ज होना चाहिए। तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता, जिसके अंदर ये कार्रवाई होती है, अपराधों का संचालन होता है, कोर्ट में विचारण होता है, उसमें एक धारा 178 है, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर अपराध कई खंडों में होता है तो जहाँ ये सुनिश्चित नहीं हो सके तो कहीं भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। तो लोगों ने, मैंने उज्जवल निकम का भी इंटरव्यू देखा था इस पे, और अपने पूर्व के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी काउंटर देखा था, तो मैं उस पर कहूँगा कि 178 दंड प्रक्रिया संहिता सब कुछ साफ साफ कहती है कि जहाँ पे अपराध का कोई भी अंश किसी भाग में होता है, यहाँ सुशांत के पेरेंट्स को थ्रेट दिया गया, तो यहाँ एक घटनाक्रम आया, तो यहाँ पे जो केस दर्ज हुआ और फिर वहाँ सीबीआई के माध्यम से सीबीआई को दिया गया, तो मैं इसमें कहीं भी अनुचित नहीं मानता हूँ, सारा कानून के तहत ही हुआ है। लेकिन मुंबई पुलिस की विफलता दिखती है और बिहार और सीबीआई तभी एक्टिव हुआ अगर मान लीजिए कि आप आत्महत्या केस नहीं मानते हैं, तो एक यूडी केस तो दर्ज कर सकते थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने वो भी नहीं किया। जो बाद में आपको पता चलेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर से आई, अगर यूडी केस दर्ज हो गया होता तो अगले ही 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने वो पोस्टमार्टम होता और वहाँ के जो स्थानीय मजिस्ट्रेट थे वो घटना के बारे में अपना मंतव्य देकर एक क्लोजर रिपोर्ट लगाते। तो मुंबई पुलिस ये नहीं कर पाई, तभी हाईकोर्ट का भी बिहार के एफआईआर को टिकने का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी आधार वहीं से बनता है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने कोई केस ही रजिस्टर नहीं किया। एक मान लीजिए कि डेड बॉडी को मिलता है रोड पे, तो आप उसकी भी एक प्रक्रिया करते हैं, उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, यूडी केस रजिस्टर करते हैं, स्थानीय क्षेत्राधिकार के एसडीएम के 174 में दिया हुआ है, उसको केस रेफर कर देते हैं, वो अपना इंक्वायरी करता है। तो इस चीज़ में महाराष्ट्र की पूरी पुलिस विफल रही और इसीलिए बिहार और पटना पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया केस सुप्रीम कोर्ट से भी मान्य हुआ, जिस पे सीबीआई काम कर रही है। सर, एक बहुत बड़ा मामला उसमें उभर कर आया था कि बिहार की पुलिस मुंबई जाकर जांच करने लगी थी और वहां पर डीजीपी रैंक के अधिकारी को क्वारंटाइन किया गया था, तो ये क्या मामला था? बिहार पुलिस जांच कर सकती थी? नहीं, अगर जब तक केस बिहार पुलिस के अंदर है तब तक उसको एवरी राइट है कहीं भी जाने का, और जो फॉर्मेलिटीज होती है आप वहाँ के स्थानीय पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। लेकिन जो क्वारंटाइन का सिस्टम था, इसका उन्होंने एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जो आदमी ट्रांजिट में होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ से अपना टेस्ट दे के ही फ्लाइट से जाते हैं। इस बात को महाराष्ट्र और मुंबई नगर निगम ने पूरी तरह से इग्नोर किया और वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि बिहार पुलिस के साथ ज्यादती हो रही है और कहीं न कहीं जो असली अपराधी हैं उनको बचाने का प्रयास मुंबई पुलिस के द्वारा किया जा रहा है ताकि साक्ष्य को मिटाया जा सके। सर, आम लोगों के जनमानस के दिमाग में हमेशा होता है कि वकील का धंधा बहुत खराब धंधा है, तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूं कि अगर ये धंधा नहीं रहेगा, ये पेशा नहीं रहेगा, तो कई निरपराध लोगों को
दंड का सामना करना पड़ेगा, केस और अपराध, ये तो राज्य के अंदर की चीज़ है। तो हर आदमी को अपने ऊपर लगाए गए आरोप को साबित करने का या उससे मुकरने का संवैधानिक अधिकार है, जो आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। तो उसके तहत अगर किसी को विचारण में सहूलियत होती है या कोई गलत आदमी का अभियोजन हो गया। सर, कोर्ट के पेशे को, वकालत के पेशे को आम जनमानस बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि वकालत बहुत खराब धंधा है। तो इस पर एक वकील क्या सोचते रहता है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो न्याय का मंदिर कहा जाता है, तो एक आदमी जो कहीं से, पुलिस से या किसी भी आदमी से सही अनुसंधान के बाद न्याय नहीं पाता है, उसको एक प्लेटफॉर्म कोर्ट के द्वारा मुहैया कराता है। और एडवोकेट्स आर द पिलर ऑफ जस्टिस। तो वो पिलर का काम अपने निरपराध अपराधी को बचाने के लिए, जिसको पुलिस के द्वारा अभियोजित किया गया, उसको बचाने का काम करता है। तो इसमें कई तरह के आरोप लगते हैं। अगर कोई आदमी छूट जाता है तो अपने न्याय का सर्वमान्य सिद्धांत है कि एक भी दोषी कोई फंसे नहीं, चाहे लाख निरपराध छूट जाए। तो इसलिए दोषी को सजा हो, इसका भी व्यवस्था कोर्ट के द्वारा ही होता है। हमारा जो अभियोजन कोषांग है वो केस को आगे ले जाता है, और पुलिस का अनुसंधान अगर सही दिशा में होता है तो वो आदमी अभियोजित होता है। लेकिन अनुसंधान में लापरवाही का कितना फ़ायदा निर्दोष अपराधी को मिलना चाहिए, तो ये तो वकील के माध्यम से ही। अभी हालांकि बहुत सारे ऐसे कानून हैं कंज्यूमर का या आपका फैमिली कोर्ट का, जिसमें बार किया गया है कि हम पेशा के आदमी को क्लाइंट की सहमति से अनुमति देंगे। तो ऐसा भी कहा गया, लेकिन वहाँ लोगों ने स्वेच्छा से अपना पिटीशन डालते हैं कि नहीं, हमको वकील चाहिए। क्योंकि एक आदमी लॉ की बारीकी को नहीं जान पाता है। एक जो पब्लिक डोमेन में जो बात है, तो समाज की बात को जान पाता है, लेकिन जो कानून की बात जो लिखित है, जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तो नहीं जान पाएगा। इसीलिए बचाव का वो रास्ता वकील के माध्यम से उसको मिलता है, और मैं इसको सही मानता हूँ। और क्लाइंट ने गलत फीड किया है तो उसी फीड को हम प्लेस करते हैं, तो क्लाइंट की बदनामी को वकील के माथे पे डाल दिया जाता है। सर, बहुत हम केस को देखते हैं कि बहुत दिनों तक लंबित रह जाता है। कोई केस 20 साल बाद खत्म होते हैं, 10 साल बाद, कोई तो जीवन भर चला रहता है। तो किस तरह से इसको बहुत कम किया जाए कि केस बहुत जल्द खत्म हो? स्पीडी ट्रायल का एक कंसेप्ट हुसैन आरा का केस था, एक PIL फाइल हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्पीडी ट्रायल का जो राइट है एक एक्यूज्ड को, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो उसको वहाँ से कवर किया गया। उसके बाद बहुत सारे जो क्रिमिनल फौजदारी के मामले हैं उसमें तेज़ी आई। कई बार हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है बेल के समय, इनके केस को वरीयता क्रम में देखा जाए। जो केस बहुत ही गंभीर अपराध हैं, किस्म के हैं, जहाँ पे लगता है कि साक्ष्य का नुकसान हो जाएगा, इससे किसी और को फ़ायदा हो सकता है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट की जो हमारा पेरेंट बॉडी है, उनका ध्यान रहता है कि इस केस को त्वरित ढंग से निष्पादन, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया। लेकिन मुकदमे का दबाव इतना है और न्यायालय में जो क्षमता है, न्यायाधीशों की संख्या, उसके वजह से ये मुकदमे लंबित रहते हैं। मैं एक कारण ये भी मानता हूँ। सर, तो इसको किस तरह से जल्दी खत्म किया जाए? क्योंकि एक तो हाँ नहीं, जितना भी जुडिशियल ऑफिसर्स का बैकलॉग पेंडिंग है उनको सरकार की ओर से भरा जाना चाहिए। अस्थायी कोर्ट, आप एक टाइम फ्रेम कर लीजिए कि जो 10 साल पुराना केस है उसको निपटाने के लिए हमने एक अलग से न्याय पदाधिकारी को बैठा देंगे, तो वो काम आसानी से हो सकता है। लेकिन उसमें पुलिस अगर समय पर चार्जशीट दाखिल कर देगी, आरोप पत्र दाखिल कर देगी, तभी किसी का विचारण हो पाएगा। कई मामलों में मैंने ये देखा है कि जैसे अगर किसी को बेल मिल जाता है, अगर बेल नहीं मिलता है तो पुलिस के लिए बाध्यता है 167 सब क्लॉज 2 CRPC का कि 90 दिन में चार्जशीट देना है बंदी के लिए। अगर कोई बेल लेके निकल गया तो पुलिस के द्वारा 6-6 साल मामले को लटकाया रहता है अनुसंधान के नाम पर। तो मैं देखता हूँ कि आधे से अधिक फौजदारी के मामले उस तरह के हैं जहाँ पे पुलिस ने अपना अनुसंधान समय पूरा नहीं किया। तो ये उसको एक टाइम फ्रेम करने की ज़रूरत है। बंदी के अलावा किसी भी केस में सरकार को चाहिए कि एक संशोधन लाके कि हर केस के अनुसंधान का एक टाइम फ्रेम कर दे, एक विचारण का टाइम फ्रेम कर दे, तो ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा। सर, एक और मामला अभी लोगों में आ रहा है कि कोर्ट में हर जज अलग अलग केस देखें, जैसे जो जिस चीज़ के हैं, तो वो कितना सार्थक होगा? नहीं, वो मैं तो मानता हूँ कि अगर दीवानी के मामले हैं, जो सिविल डिस्प्यूट हैं, उनके लिए दीवानी बैकग्राउंड से, जिनको दीवानी में रुचि है, ऐसे जज की पोस्टिंग होती है, तो उनको अबर
जज कहा जाता है, सत्र जो सेशन देखते हैं उनको सत्र न्यायाधीश का दर्जा मिलता है, लेकिन अपील कोर्ट में वो दोनों चीज़ एक में ही वेस्ट हो जाता है। यहाँ थोड़ा गलत है। सिविल का अपील देखने वाले अलग न्यायालय का गठन होना चाहिए और क्रिमिनल के अलग से अपील का न्यायालय का गठन होना चाहिए। दोनों एक में ही वेस्ट रहता है, वहाँ भी काम रुक जाता है। विचारण में तो ठीक है, अलग अलग किया हुआ है, अपील में एक ही जज के पास दोनों पावर आ जाता है, तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस बंटवारे का कोई औचित्य नहीं है जब तक अंतिम न्यायालय तक ये बंटवारा काम नहीं करे। सर, एक क्रिमिनल लॉयर को कितना दिक्कत होता होगा, डर नहीं लगता है वकालत करने में? डर तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि हम तो किसी को जस्टिफाइड जो तरीका है उसी तरीके से न्याय दिलाने की बात करते हैं, और उस व्यक्ति को भी जिनसे हमको डरना चाहिए उनको भी न्याय में ही भरोसा रखना चाहिए। अगर एक कोर्ट से उनको मिला है तो जब तक अंतिम कोर्ट से उनका निर्णय बरकरार नहीं होता है तब तक उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक वकील को कोई भय में डाल सकता है तो पूरा सीरीज खड़ा है, दूसरा वकील आ जाएगा। इसीलिए इस सिस्टम को कोई बंद नहीं कर सकता है, इसीलिए डर का कोई बात नहीं है। जो लोग हैं वैसे उनको फिर एक दूसरी प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। सर, आपने 23-24 साल से वकालत कर रहे हैं, तो आप लगभग कितने केस अभी तक हैंडल किए होंगे? मैं लगभग सेशन डिवीज़न में मैं लगता है लगभग 500 केस सेशन का, और जो मजिस्ट्रेट लेवल के केस हैं उसमें हज़ारों केस मैंने देखा है, और कुछ दीवानी मामले के भी चुनिंदा केस 100 के ज़्यादा आसपास मैंने देखा है। सर, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस जो आपके जहन में अभी भी हो और अच्छा याद हो? नहीं, तो एक परिवार न्यायालय का मामला था जहाँ पे सीएसएफ का एक ओम प्रकाश एक जवान था जिनकी बीवी की मृत्यु हो गई थी, स्वाभाविक मृत्यु। उसके बाद एक अलग औरत ने दावा किया कि मैं इनकी बीवी हूँ, और उसके बाद उन्होंने केस दाखिल किया यहाँ पे 125 दंड प्रक्रिया में, और मेंटेनेंस का मुआवजा का मांग किया। तो पहली बार तो मैं जब उस बंदे का केस ले रहा था तो मैंने उसको बता दिया कि मुकदमा हारने वाला है, तो मुकदमा ये लूज कर जाओगे। लेकिन एक फ़ोटोग्राफ्स के बल पे वो महिला का दावा था कि हमारे साथ इनका फ़ोटोग्राफ्स है, तो मैंने फिर कई तरह का फ़ोटोग्राफ्स उस अपने क्लाइंट का कई हीरोइन के साथ, कई लोगों के साथ ऐसा क्रॉप करके मैंने कोर्ट में दाखिल किया, और उनसे नेगेटिव की मांग की गई कि अगर ये फ़ोटो जायज़ है तो प्राइमरी एविडेंस इनका वो होता है जहाँ से ये जेनरेट हुआ। जैसे अभी हम यहाँ हैं तो ये सीडी ओरिजिनल माना जाएगा, अगर कोई कॉपी करता है तो उसको फिर यहाँ से मिलान करना पड़ेगा, तब वो साक्ष्य के रूप में जाएगा। अगर कोई दूसरा दे देगा सीडी तो नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, एविडेंस के रूप में ग्राह्य नहीं होगा, बोला जाएगा केवी स्टूडियो से इसको प्राप्त करो। जब वो जाएगा तो प्रमाणिक माना जाएगा। तो मैंने उस नेगेटिव की मांग की, उसके बाद उसी शर्त पे हमारा वो मुकदमा वो बंदा जीत गया। तो वो एक तरफ खुश था उस दिन, और वो महिला कोर्ट से मुझे पूरा एकदम भद्दी गाली देते हुए कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मेरा केस ख़राब कर दिया। तो वो अभी तक अविस्मरणीय है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। परिवार न्यायालय का मामला था, और अभी उसका उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। अब आगे सर, केवी स्टूडियो आके आपको कैसा लगा? मैं तो काफ़ी उत्साहित हूँ, और ख़ासकर डॉक्टर रोशन और आप कवि नीलेश और जो कैमरामैन हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और बेगूसराय में इस तरह का प्रयास एक चैलेंज के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, तो डॉक्टर साहब के प्रति आभार। और केवी स्टूडियो उत्तरोत्तर आगे बढ़े, विकास करे, इस मंगल कामना के साथ मैं आपके पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सर, आप हमारे तक आए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, और हम भी चाहते हैं कि आप एक ऊंचाई पर जाएं, और हम लोग इसी मंगल कामना के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नमस्ते। मैं ऋषिकेश पाठक, अधिवक्ता, आज केवी स्टूडियो के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय। तो कार्यक्रम देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल स्टार ऑफ बेगूसराय, और फेसबुक ग्रुप वाले लोग भी इस पे देख सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करें। कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए फॉलो करें फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। लाइक, कमेंट और शेयर।